कहानी की शुरुआत में हम मॉरिस नाम के एक ऐसे शातिर और दिमागदार चोर को देखते हैं जिसे पुलिस ने बैंक चोरी के केस में पकड़ तो लिया, लेकिन उसकी सजा कोई आम जेल नहीं थी। उसे उम्र भर की कैद के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे सिक्योर जेल अल्काट्राज में कैद करने के लिए ले जा रहे होते हैं। ये वो जगह है जहां से आज तक परिंदा भी पर नहीं मार सका। अल्काट्राज एक ऐसी खौफनाक जेल है जिसे जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के बीचों बीच एक सुनसान और छोटे से आइलैंड पर बनाया गया है। इसका मतलब साफ है, अगर कोई कैदी अपनी जान पर खेलकर जेल तोड़कर बाहर आ भी जाए तब भी वो भाग नहीं सकता, क्योंकि आगे उसका रास्ता मौत बनकर खड़ा ठंडा और गहरा पानी रोक लेता है। इसीलिए इस जेल को दुनिया का सबसे सिक्योर जेल होने का दर्जा हासिल था। यहाँ छोटे मोटे चोर नहीं बल्कि दुनिया के टॉप और सबसे खूंखार क्रिमिनल्स को रखा जाता था। लेकिन दोस्तों, जल्द ही इस जेल का घमंड और इसका रुतबा मिट्टी में मिलने वाला था, क्योंकि अब इस जेल में एंट्री हो चुकी थी फ्रैंक मॉरिस नाम के एक ऐसे मास्टरमाइंड की जो पहले भी कई बार बड़ी से बड़ी जेल की दीवारें तोड़कर भाग चुका है। लेकिन इस बार का मंजर देखकर मॉरिस भी थोड़ा घबरा गया, क्योंकि ये जेल उसकी सोची हुई हर जेल से बहुत ही ज्यादा सिक्योर थी। मगर मॉरिस के इरादे लोहे के थे। उसे यहाँ अपनी पूरी जिंदगी सड़ सड़ कर नहीं बितानी थी। वो जल्द से जल्द इस नरक जैसी जेल से भागना चाहता था। जेल में एंटर होते ही मॉरिस की तेज नजरें हर कोने को स्कैन करने लगीं और वो भाग जाने का सोचने लगा। सबसे पहले मॉरिस को सर से पांव तक फुल चेकिंग करके पूरी तरह नंगा किया जाता है और फिर उसे एक तंग सेल में लॉक किया जाता है। एक गार्ड आकर मॉरिस से एक सार्कास्टिक मुस्कुराहट के साथ कहता है, वेलकम टू अल्काट्राज। और दोस्तों, बस यहीं से शुरू होती है वो असली कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तभी अचानक एक तेज बेल बजती है और सभी सेल के गेट्स किसी मशीन की तरह ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। अफसर चिल्लाकर कैदियों को बाहर बुलाते हैं। इस जेल का डिसिप्लिन इतना सख्त है कि सांस लेने पर भी परमिशन लेनी पड़े। कैदियों को साफ सफाई और अपने टाइम पर सेल में जाने के स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना होता है। सब एक जैसा यूनिफॉर्म पहनकर सर झुकाए लाइन में ब्रेकफास्ट खाने आ जाते हैं। मॉरिस के सामने खाने की टेबल पर लिटमस नाम का एक पुराना कैदी होता है। मॉरिस हैरानी से पूछता है कि मुझे तो कांटा ही नहीं मिला, अब मैं नूडल्स कैसे खाऊंगा। लिटमस उसे घूरते हुए कहता है, अबे ये तेरा घर नहीं है, जो तुझे मिला है उसे चुपचाप खा ले, वरना भूखा मरना पड़ेगा। तभी सीन में एंट्री होती है वुल्फ नाम के एक दरिंदे की। ये खतरनाक कैदी मॉरिस को चिढ़ाने लग जाता है। वुल्फ से जेल में हर एक कैदी तंग था। वो एक ऐसा जानवर था जो यहाँ हर एक कैदी पर अपनी मनमानी चलाता था और उस पर बलात्कार के ढेर सारे घिनौने केस भी दर्ज हैं। इस जेल में एक से बढ़कर एक खतरनाक पापी रखे जाते हैं। यहाँ लिटमस मॉरिस से थोड़ा खाना मांगता है और इस दौरान मॉरिस उसे अपनी प्लेट दे देता है। लेकिन जब मॉरिस टेबल के नीचे झुककर देखता है तो उसे एक हैरान करने वाली चीज पता चलती है। लिटमस खुद खाना नहीं खा रहा था, बल्कि वो चुपके से अपने पालतू चूहे को खिला रहा था। यहाँ इंसान से ज्यादा जानवरों की कद्र थी। रात को एक अफसर मॉरिस को वार्डन के पास लेके जाता है। जब मॉरिस वार्डन के आलीशान ऑफिस में पहुंचता है तो वार्डन मॉरिस की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही शार्प माइंड हो और बहुत इंटेलिजेंट भी हो, लेकिन वो सब यहाँ किस काम का, क्योंकि तुम्हारे जैसे 30 मार खान यहाँ कितने आए और गए पर यहाँ से कोई बच नहीं पाया। यहाँ कैदी बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। 2 महीने में एक बार ही कोई तुमसे मिलने आ सकता है, और वो भी तब अगर मेरा मूड अच्छा हो। वार्डन एक बहुत ही सख्त और पत्थर दिल इंसान है, जो जरा सी गलती पर भी कैदियों को ऐसी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देता है कि उनकी रूह कांप जाए। वार्डन धमकी देते हुए कहता है, यहाँ से भागने का सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। जिस पर मॉरिस बड़े ही शातिर अंदाज में जवाब देता है, नहीं सर, आपके होते हुए यहाँ से कौन भागने का सोच सकता है। लेकिन असल में वार्डन को पता भी नहीं था कि पहले दिन से ही मॉरिस के दिमाग में यहाँ से भागने की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। इस दौरान मॉरिस बाज की नजर रखता है और मौका देखते ही टेबल से वार्डन का नेल कटर चुरा लेता है, जो वैसे तो बहुत ही छोटी सी चीज थी, पर मॉरिस को पता था कि अल्काट्राज जैसे जेल में इस छोटे से नेल कटर से भी बहुत बड़ा कांड किया जा सकता है। मॉरिस वापस सेल में आते ही इस नेल कटर को छुपाकर बाइबल में रख देता है। अगले दिन बाथरूम में वुल्फ फिर से मॉरिस को परेशान करने लगता है, पर इस बार मॉरिस चुप रहने वाला नहीं था। अब मॉरिस अपना असली रूप दिखाता है और उसे पकड़कर उसकी ऐसी खूब धुलाई करता है कि सब देखते रह जाते हैं। वुल्फ को पीटने के बाद अब मॉरिस का पूरे जेल में एक अलग ही खौफ और रुतबा बन गया। हर कोई मॉरिस से डरने लगा। इसके बाद मॉरिस को लाइब्रेरी में काम दिया जाता है। वहां इंग्लिश नाम के एक आदमी से उसकी मुलाकात हो जाती है। वो इस जेल का सबसे पुराना और सीनियर कैदी है। इंग्लिश को भी 2 आदमियों के कत्ल की वजह से उम्र भर की कैद सुनाई गई थी। उसने इस जेल में अपनी आधी जिंदगी गुजार दी थी। वो इस जेल के चप्पे चप्पे और हर राज से वाकिफ था।
उसे जेल की हर बात की खबर रहती है। उसे ये भी पता होता है कि आज सुबह मॉरिस और वुल्फ की जबरदस्त लड़ाई हुई थी। उसके बाद जेल की खुली जगह को दिखाते हैं जहां कैदी कोई ना कोई गेम खेल रहे होते हैं। तभी वो डॉक नाम के एक आर्टिस्ट से मिलता है जो शांति से खुद की पेंटिंग बना रहा होता है। डॉक एकदम सीधा साधा और डिसेंट इंसान है जो कई सालों से यहाँ सजा काट रहा है। उसे पेंटिंग करने का जुनून था और अपना ज्यादातर वक्त वो इन रंगों में ही बिताता था। डॉक का कहना था कि एल्काट्राज जैसी जेल में घुट घुट कर कोई भी पागल हो सकता है, पर उसकी पेंटिंग की वजह से अब तक उसका दिमाग ठीक चल रहा है। मॉरिस डॉक की पेंटिंग देखकर पूछता है, इस पेंटिंग में ये फूल क्यों बना के रखा हुआ है? तुम्हारी शर्ट में ऐसा तो कुछ नहीं। डॉक एक गहरी सांस लेकर कहता है, ये मेरी खुशी है जो सिर्फ इस पेंटिंग में जिंदा है, मेरे मन में मर चुकी है। उसके बाद जब मॉरिस अपने दाईं तरफ देखता है तो उसे ऊपर इंग्लिश दिखाई देता है। मॉरिस बिना डरे इंग्लिश की तरफ जाता है। जब मॉरिस उसके करीब जाता है तो उसके चेले मॉरिस को रोक देते हैं। तब इंग्लिश इशारा करता है कि रुक जाओ, ये अपना ही आदमी है, इसे आने दो। मॉरिस उसके पास जाकर बैठ जाता है और तुरंत अपने दिल की बात छेड़ देता है। मॉरिस उससे कहता है कि यहां से बचने में आप मेरी मदद करेंगे। ये बात सुनकर तो इंग्लिश जोर से हंस पड़ता है। देखो बेटा, ये महज सिर्फ जेल नहीं है, ये हम सब की जीती जागती कब्र है। यहां से निकलना है तो पहले हमें मरना पड़ेगा, तब जाके हमारी डेड बॉडी यहां से कब्रिस्तान तक पहुंचेगी। चलो मान भी लो कि तुम इन बड़ी दीवारों पर चढ़ भी गए और उसके बाद खतरनाक फोर्सेस को क्रॉस भी कर लिया और किसी जादुई शक्ति से तुम यहाँ के सैकड़ों गार्ड्स की नजरों से बचकर जेल से बाहर भी आ जाओ, तब भी यहाँ से भाग नहीं पाओगे, क्योंकि आगे तुम्हारा रास्ता खूनी समंदर रोक लेगा। इसीलिए टाइम बर्बाद मत करो और चुपचाप सजा काट लो, कम से कम जिंदा तो बचे रहोगे। लेकिन मॉरिस अपने इरादे का पक्का था। उसने हार मानना सीखा ही नहीं था। वो हर हाल में इस जेल से भागना चाहता था। उस रात एक अफसर मॉरिस को बताता है कि तुम्हें कल से कारपेंट्री का काम दिया गया है, 1 घंटे का 50 सेंट दिहाड़ी भी दी जाएगी। मॉरिस फौरन इस काम के लिए राजी हुआ। पैसे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगा कि वहां उसे कोई ऐसा औजार मिल सकता है जिससे उसके भागने के प्लान में मदद मिल सके। अगले दिन मॉरिस लिटमस से यहां से बचने का रास्ता पूछता है। लिटमस हंसते हुए कहता है, अरे ये तो बहुत ही आसान है। हर सेल में एक एयर वेंट होता है, उसके जरिए तुम छत पर पहुंच सकते हो, वहां से शायद तुम बच पाओ। और मॉरिस की बातों पर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। उसे लगा मॉरिस मजाक कर रहा है। तब डॉक मॉरिस को खबरदार कर देता है कि पीछे देखो, वुल्फ तुम्हारी तरफ आ रहा है। तभी वुल्फ मॉरिस पर एक तेज धार चाकू से वार करने आता है। मॉरिस तेजी से अपना कोट हाथ में लपेटकर उसके साथ लड़ने लग जाता है। इतने में एक गार्ड उसे रोकने आता है तो वुल्फ पागलपन में गार्ड पर भी चाकू से वार कर देता है। अब मामला हाथ से निकल जाता है और वॉच टावर का गार्ड गोली चलाने लगता है। तब जाकर मॉरिस और वुल्फ लड़ना बंद करते हैं। मॉरिस को पता नहीं था कि वॉच टावर पर भी एक गार्ड हर वक्त मौजूद है। वो अब एक एक करके इस जेल की हर छोटी बड़ी बात को नोटिस करने लग जाता है। सजा के तौर पर मॉरिस और वुल्फ को गार्ड्स डी ब्लॉक में ले जाते हैं। दोस्तों, ये वो जगह है जहां रात भर कैदियों को घुप अंधेरे में रखकर टॉर्चर किया जाता है। ये एक ऐसा सेल था जहां की खामोशी इंसान को पागल कर दे। जाने से पहले वुल्फ मॉरिस को धमकाता है कि बेटा, तेरी मौत तो अब मेरे हाथों ही होगी। उस रात मॉरिस को तरह तरह के टॉर्चर सहने पड़ जाते हैं, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। 2 हफ्ते तक इस अंधेरे वाले सेल में रहने के बाद जब उसे वापस उसके सेल में लेके आते हैं तो वो आधा मर चुका था। जहां लिटमस अपने पालतू चूहे से मॉरिस को एक नोट भेजता है जिसमें लिखा होता है, वेलकम बैक मॉरिस। ये पढ़कर मॉरिस के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। एक दिन चार्ली नाम का एक नया कैदी जेल में आता है, जिसे किस्मत से मॉरिस के पास वाले सेल में रखा जाता है। मॉरिस और चार्ली में जल्दी दोस्ती हो जाती है। फिर मॉरिस उसे अपने दूसरे भरोसेमंद दोस्तों से भी मिलवाता है। उसी समय वार्डन बिना किसी को बताए हर एक कैदी के सेल को सरप्राइज चेक करता है। जब वो डॉग के सेल में जाता है तो डॉग के सेल में उसके बनाए हुए कई खूबसूरत पेंटिंग्स होते हैं। वार्डन हैरान रह जाता है कि दिन ब दिन उसकी पेंटिंग का टैलेंट तो बढ़ता जा रहा है। डॉग ने वार्डन की भी एक पेंटिंग बना के रखी होती है। उसे देखकर वार्डन पहले तो मुस्कुराने लग जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों अगले ही पल वार्डन का मूड बदलता है और वो डॉग के सेल में बनाई गई सभी पेंटिंग्स को बाहर फेंकने का गार्ड्स को ऑर्डर देता है। वार्डन के इस क्रूअल फैसले ने डॉग को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि डॉग सिर्फ अपनी पेंटिंग के ही सहारे इस जेल में जिंदा था। वो अपने हर एक बनाए हुए पेंटिंग से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि यहाँ उसकी सिर्फ एक ही खुशी थी और वो भी उस बेचारे से बेरहमी से छीन ली गई। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वार्डन ने गलत किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मॉरिस उसे समझाता है कि कोई बात नहीं दोस्त, वो सिर्फ पेंटिंग ही तो थी, तुम और भी बना सकते हो। लेकिन डॉग इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। अगले दिन उसे देखकर मॉरिस गार्ड से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज डॉग पर नजर रखिए, वो बहुत ही परेशान दिख रहा है, कहीं वो गुस्से में खुद को नुकसान न पहुंचा ले। फिर गार्ड मॉरिस को रूडली कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो।
डॉग को भी मॉरिस के साथ कारपेंट्री का काम दिया जाता है। तभी डॉग चुपके से मॉरिस की जेब में कुछ रख देता है। उसके बाद वो एक गार्ड को बुलाता है और कारपेंट्री के लिए दी गई तेज कुल्हाड़ी से अपनी 3 उंगलियां काट लेता है। खून की धार बहने लगती है और वो कहता है कि जिन उंगलियों से मैं पेंट नहीं कर सकता उनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो चिल्लाने लग जाता है। तब गार्ड उसे पकड़कर ले जाते हैं। मॉरिस देखता है कि डॉग ने उसके कोट में वही फूल डाल दिया है जिससे उसने अपनी पेंटिंग बनाई थी। शायद वो मॉरिस को बताना चाहता था कि इन लोगों ने मेरी आखिरी खुशी मुझसे छीन ली। मॉरिस गुस्से में डॉग की कटी हुई उंगलियां उठाकर एक डिब्बे में डालता है और गार्ड को घूर कर कहता है कि जाओ अपने वार्डन को दे दो, वो इसे देखकर बहुत खुश होगा। अगले दिन मॉरिस अपने सेल में बैठा होता है। तभी वो देखता है कि एक कॉकरोच दीवार के एयर वेंट के अंदर जा रहा है। ये देखकर मॉरिस की आंखें चमक उठती हैं। उसे अंदाजा हो जाता है कि अगर ये कॉकरोच अंदर जा सकता है तो यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता जरूर होगा। इतने में इंग्लिश आकर बताता है कि डॉग ने खुद की उंगलियां इसलिए काटी क्योंकि उसे पेंटिंग करने की परमिशन रद्द कर दी गई थी। ये जानकर मॉरिस को इतना गुस्सा आता है कि अब वो भागने का पक्का प्लान बना लेता है। अगले दिन डाइनिंग हॉल में वार्डन मॉरिस से शक करते हुए पूछता है कि तुम इस डॉग को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। ये कहकर मॉरिस वापस टेबल पर जाकर बैठ जाता है। वहां उसकी मुलाकात 2 भाइयों जॉन और क्लैरेंस से होती है, पर मॉरिस उनसे ऐसे बात करता है जैसे वो उन्हें पहले से जानता हो। जॉन और क्लैरेंस दरअसल ये दोनों किसी और जेल में मॉरिस के गैंग में थे और अब ये टीम पूरी होने वाली थी। जॉन को अब जेल से भागने का काम आसान लगने लगा क्योंकि ये दोनों भाई मॉरिस की तरह शार्प माइंड थे और अब ये तीनों मिलकर जेल से भागने की एक सॉलिड प्लानिंग करने लगे। दोपहर को चार्ली की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है। दूसरी तरफ इंग्लिश की बेटी उससे मिलने आई होती है। इंग्लिश अपनी बेटी को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसकी बेटी उसकी गैर मौजूदगी में काफी बड़ी हो चुकी थी और इंग्लिश को अपनी बेटी का बचपन ना देख पाने का बहुत गहरा अफसोस था। दूसरी तरफ चार्ली को उसकी वाइफ एक बुरी खबर देती है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार हैं और डॉक्टर कहते हैं कि वो 1-2 महीनों से ज्यादा नहीं बच पाएंगी। ये बात सुनकर अब चार्ली भी परेशान हो जाता है और एल्कट्राज से भागने का सोचने लगता है ताकि अपनी माँ को आखिरी बार देख सके। और इतने में गार्ड आकर कहता है कि बात करने का समय खत्म हो चुका है। अब चार्ली डेस्परेशन में उस रात मॉरिस से कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागने का प्लान बनाओ तो मुझे भी शामिल कर लेना, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। अगले दिन मॉरिस, चार्ली, जॉन और क्लैरेंस की एक सीक्रेट मीटिंग होती है। तब मॉरिस उन्हें अपना मास्टर प्लान बताता है कि हर सेल का वेंटिलेशन वेंट ऊपर छत पर खुलता है और दूसरी बात ये कि ये जगह खारे पानी से भरे समुद्र के बीच में है जिसकी नमी की वजह से दीवारें कमजोर हो गई हैं। मेरे पास एक चोरी किया हुआ नेल कटर है और मैंने खुदाई पहले से ही शुरू कर दी है। अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके खोदूं और एक छोटा सा टनल बनाकर छत पर पहुंच जाऊं तो हम यहां से निकल सकते हैं। जॉन सवाल करता है कि रात को अगर गार्ड्स को पता चल गया कि तुम अपने सेल में नहीं हो तो उन्हें शक नहीं होगा क्या? तभी क्लैरेंस मुस्कुराते हुए बताता है कि इस मसले का हल मेरे पास है। वो कहता है कि यहाँ मेरे पहचान का एक बार्बर है जो कैदियों के बाल काटता है। वो हमें असली बाल सप्लाई कर सकता है और उसे यूज करके हम एक डमी हेड यानी नकली सिर बनाकर उसे बेड पर लिटा देंगे, जिसके बाद अगर हम दीवार की सुरंग से निकलकर ऊपर छत पर भी होंगे तो गार्ड्स को शक नहीं होगा क्योंकि उन्हें लगेगा हम सो रहे हैं। पर बात अभी भी वही अटकी हुई थी कि जेल से तो निकल जाएंगे लेकिन समुद्र का ठंडा पानी कैसे पार करेंगे। मॉरिस जॉन से कहता है कि देखो, इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम तो क्लोथिंग डिपार्टमेंट में काम करते हो, वहां तुम्हें उन पुलिस अफसरों के लिए बनाए गए रेनकोट्स मिल जाएंगे, तो तुम कुछ रेनकोट्स चुरा कर मुझे दे देना। हम उससे एक ट्यूब बोट और लाइफ जैकेट बनाकर समुद्र को पार कर सकते हैं। यहाँ चार्ली कहता है, भाई मुझे भी कोई काम दो, मैं भी तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मॉरिस चार्ली से कहता है कि जब मैं वेंटिलेशन की जाली खोदूंगा तो तुम बाहर पहरा देना ताकि कोई गार्ड हमें देख ना ले, और जब तुम खोदोगे तब मैं पहरा दूंगा। मॉरिस का ये शातिर प्लान सभी को पसंद आता है और उसी रात मौत के मुंह में हाथ डालकर ये काम शुरू कर देते हैं। लेकिन दीवार खोदने के लिए वो नेल कटर बहुत छोटा था जिसे चलाने में मॉरिस को बहुत जोर लगाना पड़ता और मॉरिस दीवार खोदने में काफी मुश्किल हो रही थी। उसके हाथ छिल गए, खून निकलने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। वो धीरे धीरे उस होल को खोदने लगता है। अगले दिन वो खाने की टेबल पर अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे खुदाई के लिए एक बड़े औजार की जरूरत है। नेल कटर से दीवार खुरूचना बहुत मुश्किल हो रहा है। तभी मॉरिस ने अपने हाथ में चम्मच को देखते हुए उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। वो जानबूझकर चम्मच को अपने जूते पर घिसकर उसे गंदा कर देता है। उसके बाद मॉरिस ने गार्ड को बुलाया और कहा कि ये चम्मच गंदा है, मुझे दूसरा चम्मच दो। बाकी लोगों ने भी गार्ड से उनका चम्मच बदलने की रिक्वेस्ट की ताकि कंफ्यूजन पैदा हो। गार्ड को इसमें कोई गड़बड़ नहीं लगी और उसने फौरन चम्मच बदलने की इजाजत दे दी, जिसके बाद वो सीधा टेबल की तरफ बढ़ता है जहां एक और सिक्योरिटी गार्ड सीट पर बैठा होता है।
लेकिन जैसे ही वो टेबल पर रखे हुए चम्मच बदलने लगता है तो जॉन ने वहां मौजूद गार्ड को बातों में उलझा लिया, जिसका फायदा उठाते हुए मॉरिस ने एक के बजाय 2 चम्मच उठा लिए और एक को जेब में छुपा कर रख लिया। क्या मॉरिस पकड़ा जाएगा? आगे देखिए। जिसके बाद वो सीधा अपने सेल में चला जाता है। रात को इंग्लिश उसे बुक देने आता है तो मॉरिस पूछता है कि क्या यहाँ पर वेल्डिंग करने वाला कोई इक्विपमेंट मिलेगा। इंग्लिश समझ जाता है कि मॉरिस के सिर पर अब भी जेल से भाग निकलने का भूत सवार है। वो चेतावनी देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि तुम्हारी कोशिश बेकार हो जाएगी, क्योंकि तुम पकड़े जाओगे और शायद अपनी जान भी गंवा दोगे। लेकिन मॉरिस को इंग्लिश की उस वार्निंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जुनूनी था। वो अगले दिन लिटमस के पास जाता है और उससे माचिस मांगता है। मॉरिस कहता है, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपके प्यारे चूहे को अपने हिस्से का खाना हर रोज दूंगा। लिटमस, जो अपने चूहे से बेइंतहा प्यार करता था, खुश होकर यह डील मान जाता है। दोस्तों, एक चूहे के लिए इतना प्यार क्या आपने कभी देखा है? उसी रात अंधेरे में लिटमस चुपके से मॉरिस को माचिस पास कराता है। अब मॉरिस अपना दिमाग चलाता है। वो नेल कटर के एक हैंडल को निकालता है जिससे वो एक छोटा सा बेलचा बनाने जा रहा होता है। फिर वो उस चुराए हुए चम्मच को तोड़कर नेल कटर की हैंडल से जोड़ लेता है। माचिस की तीलियां जलाकर वो उन दोनों को अच्छी तरह से वेल्ड करता है और जुगाड़ से एक ऐसा नुकीला औजार तैयार कर लेता है जो पत्थर को भी काट दे। बस फिर क्या था, औजार मिलते ही वो वेंट के चारों ओर खुदाई शुरू करता है। चाली बाहर पहरा दे रहा होता है। प्लान ये था कि अगर कोई गार्ड उस तरफ आया तो वो तुरंत सीटी मारकर मॉरिस को सिग्नल देगा, पर थकान की वजह से पहरा देते देते चाली की आंख लग जाती है और तभी मौत बनकर वहां पर एक गार्ड आता है। मॉरिस अंदर बेखबर खोद रहा है, पर खुशकिस्मती से ऐन वक्त पर इंग्लिश ने बीच में आकर उस गार्ड को बातों में उलझा लिया और उसका ध्यान भटकाया। दूसरी तरफ इंग्लिश की तेज आवाज सुनते ही चाली की नींद उड़ गई, लेकिन टेंशन में उसका गला सूख गया और वो सीटी भी नहीं मार पाया, जिसके बाद वो जानबूझकर हाथ से कोई चीज गिरा देता है। ठाक की आवाज सुनकर मॉरिस इशारा समझ जाता है और बिजली की रफ्तार से वेंट को कार्डबोर्ड से कवर करके बेड पर लेट जाता है। गार्ड अंदर झांक कर पूछता है, यहां कुछ जलने की स्मेल आ रही है, क्या चल रहा है? मॉरिस बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है, सर, आपके रहते किसकी मजाल है कि कोई स्मोक करेगा, मुझे तो कोई बू नहीं आ रही है। गार्ड को उसकी बात पर भरोसा हो जाता है और वो चला जाता है। बाल बाल बचे। उसके जाते ही मॉरिस वापस काम पर लग जाता है और वेंट के चारों ओर से कंक्रीट निकाल देता है। लेकिन तभी एक नई मुसीबत सामने आती है। वेंटिलेशन जाली के साथ लोहे के पेंच भी घुसे गए हैं, जिसे काटने के लिए कोई मामूली नहीं बल्कि एक शार्प मेटल औजार लगेगा। इस दौरान मॉरिस को जब भी बाहर जाने का मौका मिलता तब वो अपनी पॉकेट में भरी हुई ग्रिल से निकली हुई सीमेंट और मिट्टी को चुपचाप बाहर गार्डन में गिरा देता, ताकि किसी को शक ना हो। अगले दिन कारपेंटर का काम करते हुए मॉरिस की नजर एक मेटल के टुकड़े पर पड़ती है जो चाकू की तरह शार्प है। वो उसे उठा लेता है, लेकिन चाली डर जाता है। वो कहता है, मेटल डिटेक्टर से बचकर तुम्हें इसे बाहर कैसे लेके जाओगे? पकड़े गए तो सीधा गोली मारेंगे। मॉरिस आंखों में चमक लिए कहता है, वो सब मैं देख लूंगा। जब मॉरिस बाहर जाता है तो दरवाजे पर लगा मेटल डिटेक्टर जोर से बजता है, बीप बीप। दरअसल मॉरिस जानबूझकर मेटल को हाथ में उठाकर लाया था। गार्ड गुस्से में पूछता है, ये क्यों लेके जा रहे हो? मॉरिस भोलेपन से कहता है, सर, वो मैंने सोचा कि कपड़े टांगने के लिए इसे यूज करूंगा। गार्ड कहता है, ज्यादा होशियार मत बनो और वो मुझे दे दो। ये कहकर गार्ड को मेटल उससे ले लेता है और मॉरिस को चेक करके जाने देता है। गार्ड को लगा उसने पकड़ लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो मॉरिस के जाल में फंस गया है। लेकिन अपना हीरो तो हीरो है। दरअसल उसने एक नहीं बल्कि 2 मेटल चुराए थे। एक वो गार्ड को दिखाने के लिए हाथ में लाया था और दूसरा असली औजार उसने अपने जूते यानी शूज के सोल में छुपा के रखा हुआ था। सेल में पहुंचते ही उस शार्प मेटल से वो लोहे की ग्रिल को काट लेता है। अब बारी आती है गार्ड्स को चकमा देने के लिए नकली सर बनाने की, जिसके लिए ये चारों दोस्त अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। चाली गार्ड से थोड़ा पेंट मंगवाता है, ये कहकर कि उसे पेंटिंग का शौक है। मॉरिस उस होल से निकाले गए कंक्रीट को पीसकर स्किन जैसा पाउडर बनाता है। जॉन चुपके से नाई की दुकान से असली बाल इकट्ठा करके लाता है और क्लैरेंस लाइब्रेरी से पुरानी किताबें लाता है। सारा सामान इकट्ठा होने के बाद मॉरिस पानी और पुराने मैगजीन का इस्तेमाल करके पापिये मशे से एक डमी सर बनाने लगता है, जिसके ऊपर पेंट और वो असली बाल लगाकर बिल्कुल रियल दिखने वाला एक नकली चेहरा तैयार कर लेता है। अंधेरे में उसे देखकर कोई नहीं बता सकता कि वो इंसान है या पुतला। साथ ही साथ मॉरिस ने दीवार छुपाने के लिए नकली कार्डबोर्ड बनाए जो बिल्कुल असली दीवार जैसे दिखते थे। एक रात मॉरिस ने रिस्क लेकर अकेले ही ऊपर जाने का फैसला किया।
उसने अपनी बनाई गई नकली खोपड़ी को बेड पर रखा और उसे गर्दन तक कंबल से ढक लिया, जिसके बाद वो नकली कार्डबोर्ड लेकर सुरंग से बाहर निकल आता है। वहां मॉरिस पाइप्स को पकड़कर किसी मकड़ी की तरह धीरे धीरे ऊपर छत पर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ चार्ली बाहर पहरा दे रहा होता है। छत पर पहुंचने के बाद मॉरिस देखता है कि वहां ऊपर एक लोहे का हेवी ग्रिल है जिस तक वो कूदकर भी नहीं पहुंच पा रहा। इसी बीच नीचे एक गार्ड आता है और चार्ली को घूर कर पूछता है, इतनी देर रात तक तुम पेंट क्यों कर रहे हो और तुम्हारा दोस्त मॉरिस आज इतनी जल्दी क्यों सो गया? चार्ली की सांसें अटक जाती हैं। वो हकलाते हुए कहता है, जी सर, आज मॉरिस काम करते हुए थक गया था इसलिए सो गया। तभी अचानक गार्ड के हाथ से उसकी लाठी नीचे गिर जाती है। उसे उठाते हुए वो देखता है कि मॉरिस के बाल बहुत अजीब लग रहे हैं। अब चार्ली डर के मारे कांपने लगता है कि आज तो काम से गए, आज मौत पक्की है। गार्ड शक होने पर मॉरिस के सेल के अंदर हाथ घुसाकर उसके बाल टच करता है। तभी मॉरिस कंबल हिलता है और पूछता है, क्या हुआ सर, मेरे बाल इतने खूबसूरत हैं क्या जो सहला रहे हैं? लकीली ऐन वक्त पर मॉरिस ऊपर से नीचे आकर वहां लेट गया था। गार्ड शर्मिंदा होकर चला जाता है। दोस्तों, अगर आपकी सांसें भी रुक गई थी तो कमेंट में सेव्ड लिखो। अगले दिन मॉरिस अपने साथियों को बताता है कि छत पर रास्ता तो है, लेकिन वो ग्रिल बहुत ऊंचाई पर है और बहुत मजबूत है। मुझे एक और साथी की मदद चाहिए। जॉन कहता है, मैं आऊंगा। दोनों मिलकर ग्रिल को खोलेंगे, लेकिन उसे काटने के लिए एक ड्रिल मशीन चाहिए होगी। अगले दिन म्यूजिक क्लास में सभी इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे होते हैं। तभी मॉरिस की नजर वहां रखे एक छोटे से टेबल फैन पर पड़ती है। मॉरिस का दिमाग चलता है कि इसकी मोटर से ड्रिल बन सकती है। वो चार्ली को इशारा करता है। चार्ली बड़ी सफाई से उस छोटे से पंखे को अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छुपा कर रख लेता है। जब चार्ली बाहर आता है तो गार्ड्स उसके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को चेक भी करते हैं, लेकिन उन्हें वो पंखा नजर नहीं आता और चार्ली को जाने दिया जाता है। सेल में आते ही मॉरिस उस पंखे की मोटर निकालता है और कई घंटों की मेहनत के बाद एक देसी ड्रिल मशीन तैयार कर लेता है। उस रात मॉरिस और चार्ली छत पर चढ़कर उस लोहे के रॉड को ड्रिल मशीन से काटने लग जाते हैं। जिर्र जिर्र। ड्रिल मशीन की आवाज सन्नाटे में काफी तेज थी। उस आवाज को सुनकर गार्ड्स चौकन्ने हो जाते हैं और ऊपर आने लगते हैं, लेकिन तब तक मॉरिस ग्रिल का एक रॉड काट देता है और फौरन ड्रिलिंग बंद कर देता है। आवाज बंद होते ही गार्ड कंफ्यूज हो जाता है और वापस चला जाता है। अब इन चारों ने भागने के लिए अपने सभी रास्ते खोल दिए थे। मंजिल सामने थी। वो मंगलवार की रात को दुनिया की सबसे सिक्योर जेल एल्काट्राज से भागने वाले थे। वो करिश्मा करने वाले थे जो आज तक नामुमकिन था। अगले दिन फिर उनकी मीटिंग होती है मूवी हॉल में। मूवी के शोर के बीच मॉरिस पूछता है, सब तैयार है? रेनकोट्स का क्या हुआ? जॉन बताता है, सब रेडी है बॉस। हमने रेनकोट से ट्यूब बोट्स और लाइफ जैकेट्स बना लिए हैं। हमारा डमी सर भी तैयार है, बस अब उड़ जाने की देरी है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान मॉरिस ने डॉग की याद में उसका दिया हुआ फूल टेबल पर रखा। वार्डन, जो कि एक जालिम इंसान था, जब इस फूल को देखता है तो वो जानबूझकर वहां आकर इस फूल को अपने हाथों से मसल देता है। ये देखकर लिटमस का खून खौल उठता है। डॉग उसका दोस्त था। लिटमस गुस्से में चीखता है और वार्डन पर हमला करता है। तुमने डॉग को मार दिया और अब उसकी निशानी भी मिटा रहे हो। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। मॉरिस की आंखों में अब आग थी। वार्डन ने उसके 2 दोस्तों की जान ले ली थी। अब ये सिर्फ भागने की बात नहीं थी, अब ये बदले की बात थी। मॉरिस आधी रात का इंतजार कर रहा होता है। तभी इंग्लिश उसके सेल में आता है। मॉरिस कहता है, शायद ये आखिरी मुलाकात हो। इंग्लिश समझ जाता है कि आज की रात ही हो रात है। वो दुआ देकर चला जाता है। लेकिन तभी वो होता है जिसका डर था। वार्डन अचानक बिना बताए मॉरिस के सेल को चेक करने आ धमकता है। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुखबरी कर दी हो। मॉरिस का दिल जोर से धड़कने लगता है। इतने महीनों की मेहनत मिट्टी में मिलने वाली थी। वार्डन चिल्लाता है, इसके सेल का कोना कोना छान मारो। गार्ड मॉरिस के सेल की हर एक चीज को चेक करता है, कपड़े, बिस्तर, सब कुछ। लेकिन मॉरिस कोई आम चोर नहीं था, वो एक जीनियस था। उसने इतना परफेक्ट प्लान बनाया था कि गार्ड ने जब ठीक उस जगह से सूटकेस हटाया जहां मॉरिस ने सुरंग बनाई थी, तब भी उसे कुछ नहीं दिखा, क्योंकि मॉरिस ने वहां नकली कार्डबोर्ड की दीवार बनाकर ऐसे पेंट किया था कि वो बिल्कुल असली लग रही थी। वार्डन खाली हाथ वापस चला जाता है। अगर आपको मॉरिस का दिमाग पसंद आया तो लाइक बटन दबाना मत भूलना। अगले दिन ब्रेकफास्ट पर वुल्फ फिर मॉरिस को धमकाता है। मॉरिस ठंडे दिमाग से कहता है, सही कहा तूने, आज रात यहां मेरी आखिरी रात होगी। वुल्फ को लगता है मॉरिस डर गया, लेकिन उसे क्या पता मॉरिस क्या करने वाला है।
अंधेरा होते ही ऑपरेशन शुरू होता है। उस रात मॉरिस, जॉन, क्लैरेंस और चार्ली ने अपने अपने वेंट के रास्ते से निकलकर ऊपर छत पर मिलने का फैसला किया। मॉरिस निकल गया, जॉन और क्लैरेंस भी निकल गए, लेकिन चार्ली जैसे ही अपने वेंट के पास पहुंचता है, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। उसे घबराहट होने लगती है, डर उस पर हावी हो जाता है और वो वहीं सेल में बैठ जाता है। ऊपर छत पर तीनों दोस्त काफी देर तक चार्ली का इंतजार करते हैं। हवा तेज थी, खतरा बढ़ रहा था। जब उन्हें लगता है कि चार्ली नहीं आएगा, तो भारी मन से वो चार्ली को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। इधर चार्ली की आंखों के सामने उसकी आज़ादी का दरवाज़ा बंद हो रहा था। उधर वो तीनों सर्च लाइट की रोशनी से बचते हुए सांसों को रोककर बिल्डिंग के किनारे तक पहुंच जाते हैं। तभी सेल में बैठे चार्ली को होश आता है, मैं क्या कर रहा हूं? वो हिम्मत करके वेंट से निकलता है और छत तक पहुंचता है। लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी। वो तीनों जा चुके थे और चार्ली अकेला उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक पल की देरी ने उससे उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। दूसरी तरफ वो तीनों पाइप से लटककर मौत को मात देते हुए नीचे जमीन पर आ जाते हैं। टावर में बैठे गार्ड की नजरों से बचकर वो जेल की आखिरी और सबसे ऊंची दीवार यानी फेंस को पार कर लेते हैं। अब उनके और आज़ादी के बीच सिर्फ वो ठंडा और खूंखार समुद्र था। तीनों दौड़ते हुए पानी के किनारे आते हैं। उन्होंने अपने रेनकोट्स निकाले और उनमें मुंह से हवा भरना शुरू किया ताकि एक राफ्ट यानी नाव बन सके। सांसें फूल रही थीं, ठंड से हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार बोट फूल गई और वो उस काले पानी में उतर गए। लहरों से लड़ते हुए वो अंधेरे में गायब हो गए। एल्केट्राज हार गया, मॉरिस जीत गया। अगली सुबह वेकअप टाइम। गार्ड हर सेल को चेक करने आता है। जब वो चार्ली के पास पहुंचता है तो चार्ली वहां जिंदा लाश की तरह खड़ा था, पछतावे में डूबा हुआ। गार्ड मॉरिस के सेल पर जाता है, उठो मॉरिस। कोई हलचल नहीं। गार्ड गुस्से में अंदर जाता है और चिल्लाता है, मैंने कहा उठो। वो जैसे ही मॉरिस के बाल पकड़कर खींचता है, मॉरिस का सिर धड़ से अलग होकर गार्ड के हाथ में आ जाता है। गार्ड की चीख निकल जाती है। वो देखता है कि ये मॉरिस नहीं, एक नकली पुतला है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरे एल्केट्राज में सायरन गूंजने लगते हैं। वूं वूं। ये खबर आग की तरह फैल गई कि दुनिया की सबसे सिक्योर जेल टूट चुकी है। वार्डन पागल हो जाता है। वो जमीन और आसमान एक कर देता है उन्हें ढूंढने के लिए। हेलीकॉप्टर्स, बोट्स सब लगा दिए जाते हैं। वार्डन को यकीन नहीं होता कि कोई उसकी जेल से भाग सकता है। वो यही मानता है कि वो तीनों पानी में डूबकर मर गए होंगे, लेकिन बॉडी कहाँ है? वार्डन समुद्र के किनारे हताश बैठा होता है। हेडक्वार्टर के लोग उस पर चिल्ला रहे होते हैं। तभी वार्डन की नजर जमीन पर पड़ती है। वहां पत्थरों के बीच डॉग का वही प्रिय फूल रखा हुआ था। ये मॉरिस का मैसेज था, हम जिंदा हैं और हम जीत गए। सर्च टीम को उनकी बॉडीज कभी नहीं मिली। वार्डन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठी रिपोर्ट लिखवाई कि वो डूबकर मर गए, लेकिन दुनिया जानती थी कि क्या हुआ है। इस घटना के ठीक 1 साल बाद एल्केट्राज जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि मॉरिस ने साबित कर दिया था कि कोई भी दीवार इंसान के हौसले को कैद नहीं कर सकती। इस तरह से फ्रैंक मॉरिस बन गया दुनिया का वो जीनियस क्रिमिनल जिसका राज आज भी समुद्र की लहरों में दफन है। दोस्तों, क्या आपको लगता है मॉरिस जिंदा बचा होगा? कमेंट में बताएं। और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।